और बदमाशों, क्या हाल है तुम्हारे? अगर 40-40 मिनट की वीडियोस देख के दिमाग खराब हो गया है तो टेंशन मत करो यार, तुम्हारा भाई है ना। बैड मौसों के लिए मैं खड़ा हूँ हमेशा। मैं वीडियो लंबी करने के लिए फालतू के टॉपिक नहीं घुसेड़ता हूँ, मैं सिर्फ वही पढ़ाता हूँ जो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता ही है तुम्हें मेरा डायलॉग, कचरा नहीं भरना दिमाग में। तो आज हम लोग लपेटने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 3। एंड भाई इस चैप्टर में लिटरली इतनी फालतू चीजें थी ना जो कभी भी एग्जाम में नहीं आई, बट फिर भी उसे हर साल पढ़ाते हैं ये लोग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जितने आसन और प्राणायाम है उसे देख लेंगे, एंड उसके बाद बारी बारी से जो डिसीजेज हैं उनको देखेंगे, एंड उनके बाद हम लोग देखेंगे कि उन डिसीजेस को ठीक करने के लिए कौन से आसन लगने वाले हैं। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है, एक ही आसन से कई डिसीजेस ठीक हो रहे हैं, तो तुम्हारे दिमाग में कभी क्वेश्चन है कि यार एक ही आसन को मैं हर डिसीज में लिख दूं तो कहीं गलत नहीं हो जाएगा? नहीं, कोई गलत नहीं होगा। अगर उस आसन से उस डिसीज को ठीक करने के लिए लिखा गया है बुक में तो उसे कोई काट नहीं सकता। ओके, तो बहुत बातचीत कर ली आज, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा योगा। अब देखो, आसन और योगा में जो डिफरेंस है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, आसन और योगा में कोई डिफरेंस नहीं है। आसन जो है वो योगा का ही पार्ट है। मतलब जब योगा को तुम परफॉर्म करते हो उस टाइम जो तुम्हारा बॉडी का पोस्चर बनता है उन पोस्चर्स को ही आसन बोलते हैं। तो कहीं पे आसन और योगा लिखा है तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। जैसे कहीं पूछ दे कि इस बीमारी को ठीक करने के लिए कौन सा योगा करेंगे, या फिर इसकी जगह पूछ दे कौन सा आसन करेंगे, तो तुम्हें सेम चीज़ ही बतानी है। तो देखो, संस्कृत वर्ड से निकल के आया है योगा, यानी कि यूनियन। जहाँ पे मन, आत्मा और शरीर एक होते हैं उसे योगा बोलते हैं। एंड मॉडर्न साइंस के हिसाब से इसकी जो डेफिनेशन है कि योगा मतलब फिजिकल एक्सरसाइजेज, मेंटल मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स, जिसको सीखते हैं हम लोग योगा के अंदर, एंड उससे हम लोग अपना स्ट्रेस रिलीज करते हैं एंड बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं। ओके, तो बारी बारी से अब सारे आसन देख लेते हैं हम लोग। एंड वैसे तो हर आसन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट मैं तुमको सबके एक एक बेनिफिट्स बताऊंगा। ओके, तो पहला आसन है तड़ासन। इसे कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, एंड इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें से एक बेनिफिट है कि इससे हाइट बढ़ती है। दूसरा है कटी चक्रासन, एंड इससे हमारे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। तीसरा है पवन मुख आसन, एंड इस आसन से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि पेट से रिलेटेड, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। उसके बाद है 4th नंबर पे हलासन, एंड इस आसन में पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है, तुम एक तरीके से देख सकते हो, एंड इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है बॉडी की, एंड मेमोरी पावर भी बढ़ती है। उसके बाद है धनुरासन, एंड इसे करने से हमारी बैक स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट है मेंडूकासन, इसे फ्रॉग पोज भी बोलते हैं। इससे हमारी जो थाई है यानी कि जांग, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। उसके बाद है गौमुख आसन, पता नहीं है कहाँ से गाय की तरह लगता है, बट इसे गौमुख आसन ही बोलते हैं। इससे हमारे जो लंग्स हैं यानी कि फेफड़े, उनकी जो फंक्शनिंग है उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट होता है। ओके, तो हम लोग थोड़े प्राणायाम भी देख लेते हैं, जैसे कि कपाल भारती। इसे करने से लंग्स को बहुत सारे फायदे होते हैं, एंड अगर तुम्हें जुकाम होगा तो वो भी बहुत जल्दी सही हो जाएगा। ओके, तो एक टॉपिक है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इसे स्कूल में बहुत बढ़ा चढ़ा के पढ़ाते हैं, बट ये टॉपिक पता है तुम्हें, अभी मैं वर्ड बोल नहीं सकता उसे, उसके बराबर है एकदम। अब जैसे कि तुम बहुत सारे प्राणायाम और बहुत सारे आसन के बारे में देख रहे हो, अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी को बैक प्रॉब्लम है, और तुम उससे कोई ऐसा आसन तो नहीं करवा सकते जिससे उसके बैक में फिर से प्रॉब्लम हो जाए। आसन से बहुत सारे फायदे होते हैं, बट उस आदमी को अगर उस आसन से घाटा हो रहा है फायदा की जगह पे, तो फिर वो आसन उसे नहीं कराना है। बस यही चीज है कंट्रा इंडिकेशन। ओके, तो जैसा मैंने कहा था कि सबसे पहले हम लोग आसन देखेंगे, तो सारे आसन हमने देख लिए हैं। आप बारी बारी से डिजीजेस देख लेते हैं। तो पहला है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। ये मोटापा नहीं है, बहुत ज्यादा मोटापा है ये। यहाँ पे तुम BMI का स्केल देख सकते हो। BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। ये एक तरीके का कैलकुलेटर होता है जिसके तुम फॉर्मूले यहाँ पे देख सकते हो, जिसकी मदद से तुम अपने बॉडी की हाइट और वेट के हिसाब से पता लगा सकते हो कि तुम अंडर वेट हो, ओवर वेट हो, या फिर हेल्दी वेट में हो। जैसे कि अगर तुम्हारा BMI 29 से ज्यादा है तो तुम ओबेसिटी में हो, 25 से 29 तक है तो तुम ओवर वेट हो, एंड अगर तुम्हारा 18 से 24 है तो तुम हेल्दी वेट में हो। अब देखो, ओबेसिटी जो है ना, उससे पहले ओवरवेट आता है। एंड ओबेसिटी एक कंडीशन है बॉडी की जिसमें जो हमारा फैट परसेंटेज होता है बॉडी में वो हद से ज्यादा बढ़ जाता है। अब ओबेसिटी को ठीक करने के लिए कौन कौन से आसन काम आएंगे, तो 2 आसन है। पहला है तड़ासन, जो कि हमने शुरू में देखा था, जिससे हाइट भी इंक्रीज होती है एंड इससे ओबेसिटी भी कम होती है। दूसरा है कटी चक्रासन, इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और साथ ही साथ में इससे ओबेसिटी भी कम होती है। ओके, तो दूसरा डिजीज है डायबिटीज। इसे हमारे आसपास की भाषा में शुगर बोलते हैं कि अरे इनको शुगर हो गया है, इनको शुगर हो गया है। अब देखो, डायबिटीज होता क्या है। देखो, सबके बॉडी में शुगर लेवल होते हैं, एंड अगर किसी की बॉडी में शुगर लेवल जो है वो अप डाउन होने लग जाए, वो भी एबनॉर्मली, उसे डायबिटीज या फिर शुगर बोलेंगे। अब देखो, अभी तक डायबिटीज की कोई भी दवाई ऐसी नहीं आई है जिससे डायबिटीज को ठीक किया जा सके, बट कुछ आसन है जिससे इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पे पहला है मेंडूकासन, जिसके बारे में तुमने पढ़ा ही था,
जिससे हमारे थाई फ्लेक्सिबल होते हैं यानी कि जांग, एंड इससे तुम शुगर को भी कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा है कटी चक्रासन। इसके बारे में अब कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है ना, तुम लोग बैड मॉस हो यार, इतना समझ सकते हो। ओके, तो अब है अस्थमा। अस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, यानी कि अस्थमा में लोगों को सांस लेने में बहुत सारा तकलीफ होती है। अब देखो बेसिकली अस्थमा में होता क्या है कि जो हमारी विंड पाइप होती है, यानी कि हवा पास करने की नली जिससे हम लोग सांस लेते हैं, उस विंड पाइप का जो होल होता है, ठीक है, वो थोड़ा नैरो हो जाता है। आसान भाषा में बोलूँ तो उसके अंदर का जो होल है ना वो छोटा हो जाता है। अब जिसकी वजह से अच्छे से उसमें हवा आ नहीं पाती है, इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में बहुत सारा दिक्कत होती है। अब एक प्राणायाम है जिसे मैं शुरू में बताना भूल गया था, जिसे अनुलोम विलोम कहते हैं। इसे करने से अस्थमा को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा है तड़ासन। इससे भी अस्थमा को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, तो हमारा लास्ट टॉपिक है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को हमारे आसपास की भाषा में बोलते हैं बीपी। बीपी वाले जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर का जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है या फिर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। किसी को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है, किसी को लो ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है। अब ऐसे लोगों को ना गुस्से में नहीं लाना चाहिए। इससे जैसे उनके अंदर घबराहट बढ़ती है तो ब्लड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड इससे काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं बीपी वाले लोगों को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। अब इसको कंट्रोल करने के लिए भी पहले नंबर पे तड़ासन है। भाई ये तड़ासन है ना भाई, मुझे लगता है बहुत ही बैड मॉस आसन है भाई। हर डिजीज को ये ठीक करने के लिए आगे रहता है। दूसरा है कटी चक्रासन। तो इन सारे डिजीज में इन दोनों को तुम लिख के आ सकते हो। बहुत सारे और आसन भी दिए हुए हैं, बट क्यों कचरा भरना दिमाग में जब नंबर इससे मिलता ही है तो। ओके बदमाशों, तो चैप्टर हो चुका है खत्म एंड मैंने देख रखा है यूट्यूब पे कि चैप्टर को इतना बढ़ा चढ़ा के पढ़ाते हैं ये लोग कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, बट एक्चुअल में ये चैप्टर इतना ही है भाई। एंड एग्जाम में फिगर्स कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं तुम्हारे लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। एंड भाई पिछली वीडियो पे जो तुम लोग प्यार दिखा रहे हो ना भाई, वैसे इस वीडियो पे भी प्यार दिखाओ। मतलब कमेंट करो यार, कमेंट करने से एक अलग ही मजा आता है भाई। एंड 40-40 मिनट की वीडियोस देख के दिमाग खराब नहीं करना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को अपने बैड मॉस दोस्तों के साथ भी शेयर करो। एक बैड मॉस के पास पहुंचनी चाहिए भाई ये वीडियो। एंड बाकी के 2 चैप्टर्स नहीं देखे तो तुम जाके देख सकते हो चैनल पे। एंड ट्रस्ट मी भाई, सबको पास कराऊंगा मैं। तो मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।